चलो सो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं पहले थोड़ा ओके भव्या गो ऑन। अगर आपको नोट करना है और आप अगर चाहते हो मैं थोड़ा वेट करूं, प्लीज मेरे को बता दिया करो। यस बेटर है, बिकॉज आई डोंट नो कि आप साथ साथ नोट कर रहे हो या फिर बाद में करते हो। वैसे तो आई विल प्रेफर कि एडवाइस कि आप पहले समझ लिया करो, उसके बाद में नोट कर लिया करो। इफ यू वांट जस्ट टेल मी, लेट मी नो, मैं आपको 2-3 मिनट्स दे दूंगा इसको कॉपी करने के लिए, तो आप कॉपी कर लो, बाद में पहले समझ लो इसको। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो इस टॉपिक में एक तो ये ध्यान रखना कि ये आपका एज इट इज भी जो आपकी डेफिनेशन है वो लिखने को आ सकती है। मेंशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उस केस में आपको एक तो वर्ड्स को बिल्कुल भी शफल या फिर चेंज नहीं करना है, जो वर्ड्स हैं एज इट इज ही लिख कर आओ तो बेटर है। डू नॉट यूज योर ओन लैंग्वेज। जब आप किसी चीज की डेफिनेशन देते हो स्पेशली मैथ्स में, तो ट्राई करो कि आप प्रॉपरली वही वर्ड्स यूज करो जो बुक में या फिर एक्चुअली में गिवन होते हैं। आप अपनी तरफ से यूज नहीं करो उसमें वर्ड्स, उनको समझाने की कोशिश मत करो। फाइन, तो इसको याद करोगे आप एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बिकॉज ये थ्योरम ऐसे ही एज इट इज लिखने को आएगी और फिर उसके बेस पर वो क्वेश्चन भी पूछेंगे। दोनों ही चीजें होती हैं, वो क्वेश्चन भी देंगे और थ्योरम भी पूछेंगे। ऐसे मोस्टली आपके 10th में 2-3 है ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी थ्योरम्स है जो 6 चैप्टर में भी हैं। उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आते या थ्योरम्स ऐसे नहीं आते कि थ्योरम लिखो या प्रूव करो। वो पहले थ्योरम मेंशन करने के लिए बोलते हैं एज इट इज जैसा बुक में है, और फिर उसके बाद में उसके बेस पर क्वेश्चन देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली 3 या 4 मार्क्स के आते हैं। फाइन, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत इजी सी आपने करी है, आप करते भी आ रहे हो छोटी क्लासेस से, बस आपको उसका नाम नहीं पता था कि इसको हम क्यों करते हैं या ये क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेंशंस कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं या फिर उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मींस जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका ऑर्डर तो सेम हो सकता है, लाइक अगर मैंने आपको बोला 6 के फैक्टर्स लिखो, तो 6 के फैक्टर 2 into 3 होंगे। और फिर मैंने बोला आप 12 के फैक्टर्स लिखो, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2 into 3। तो ऑर्डर तो सेम है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, बट जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स का, उनका फैक्टर्स का, प्राइम फैक्टर्स का, वो सबका यूनिक होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि 2 into 3 सिर्फ और सिर्फ आपको 6 ही देगा अगर आप प्रोडक्ट करोगे, वो कुछ और नंबर तो नहीं देगा। या फिर सिंपल भाषा में बोले, 6 के जो फैक्टर्स होंगे 2 और 3 होंगे, तो 2 और 3 और किसी नंबर के फैक्टर्स एज इट इज नहीं हो सकते। 2 multiplied by 3, दैट्स इट। ये सिर्फ 6 को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड दिस टर्म यूनिक, कि फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है, बट उनका ऑर्डर सेम हो सकता है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 3 के बाद 5 आ रहा है, वो अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स में अलग अलग और सेम हो सकता है, बट उसमें रिपीटेशन ऑफ फैक्टर्स ऑब्वियसली अलग अलग होगी। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, देखो इस पर 1 मार्क के क्वेश्चंस काफी आते हैं। अभी इस स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। 1 मार्क के क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यूज में काफी आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम, एक तो इसका दूसरा नाम है जो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन पेपर में लिखा आ सकता है या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड एज या नोन एज, तो उसका आंसर होगा यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यूनिक अभी क्लियर हो गया, यूनिक क्यों है मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो इसमें फिर आते हैं आपके फैक्टर्स के ऊपर, कि फैक्टर्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होना चाहिए। फैक्टर्स अभी तक आप फैक्टराइजेशन करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जिसे बहुत सारे बच्चे एलसीएम बोलते हैं, जो कि एलसीएम नहीं होता है। अगर हम किसी नंबर, एक नंबर का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एलसीएम तो नहीं होने का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए एटलीस्ट आपको 2 डिजिट्स, 2 नंबर्स चाहिए होते हैं।
सो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में आपको डिफरेंस पता होगा, सभी को पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? A number is called a prime number if it has no factor other than 1 and the number itself. Fine. अगर कोई नंबर है जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तो 1 है और एक वो खुद नंबर है, तो वो एक प्राइम नंबर होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 71, ये नंबर्स प्राइम है बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ या तो 1 की टेबल में आते हैं इन सिंपलर लैंग्वेज, या फिर खुद की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर जिनका 1 और खुद के अलावा एक और कम से कम एक और फैक्टर हो, जो कम से कम किसी एक और नंबर में की टेबल में आते हो अपने और 1 के अलावा। जैसे 4 है, 4 किसमें 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और खुद की टेबल यानी 4 में भी आता है, तो इसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। 6 अगेन 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 1 की भी टेबल में आता है और 6 की टेबल में खुद आते ही आता है, तो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसे ही 8 एंड 9, 9 3 की टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। तो 1 और अपने अलावा अगर वो किसी और नंबर की टेबल में भी आ रहे हैं तो दोज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पर फिर क्वेश्चन आते हैं ये कि इधर 1 इज अ प्राइम और कॉम्पोजिट, ये सबको पता है क्या होता है, बताओ। 1 इज अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। प्लीज ये बहुत क्लियर कर लेना, जिसको पता है वो भी और जिसको नहीं पता है वो भी, बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं, छोटे छोटे से ही होते हैं, 1 1 मार्कर ही होते हैं, बट आते हैं। यस, और कोई बोलो। नित्या हैज रिप्लाइड। ओके अक्षत, अभी डिस्कस करता हूँ मैं, कंफ्यूजन है मींस। और कोई बताओ, आरना, भव्या, अक्षत ने बता दिया कॉम्पोजिट। ओके देव, देव तुम बताओ, काशवी, लक्ष्य, सबके नाम लूं मैं? माधव, माहिर, मीत, निमित। निमित आज कुछ बोल नहीं रहे, तुमसे मैंने 2 बार क्वेश्चन पूछा, तुम गायब हो जाते हो। ओके ओके, रुद्र, सौम्य, सुरभि, तनिष्क। क्वेश्चन ये है कि देखो स्क्रीन पर भी देखो, नालायक कहां पर ध्यान है। 1 इज प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है कुछ भी? ओके फाइन, तो कुछ ने ये भी आंसर दिया है कि कॉम्पोजिट है और कुछ ने बोला है प्राइम है। ओके इट इज नथिंग, कोई भी नहीं है। ओके यस, बिकॉज इट्स फैक्टर इज ओनली 1। देखो एक्चुअली जो प्राइम भव्या, ओके लेट्स सी व्हाई इट्स प्राइम, व्हाई इट्स कंपोजिट, व्हाई इट इज नीदर। लेट्स सी, हमें जो बचपन से जब भी हमने मैथ्स स्टार्ट करा है और प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट आया है, तो मोस्टली टीचर्स या मोस्टली आपको ये बताया जाता है कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। ये नहीं बताया जाता कि वो फैक्टर्स किस फॉर्म में होने चाहिए या क्या होने चाहिए। यहाँ पर फैक्टर्स जैसा ही इसमें मेंशन है, अ प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, यानी कि एक तो 1 हो या 1 हो और एक जो खुद की टेबल में आता है। बट यहाँ पर 1 के साथ में क्या है, 1 को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हो। तो लॉजिकली अगर देखें, इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें, तो उसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि वो खुद है, और एक 1 भी है। 1 की टेबल में तो 1 आता ही आता है और नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो एक प्राइम नंबर है। लेकिन कंपोजिट के हिसाब से कि एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड मोर, कि 1 और खुद के
अलावा भी और भी उसके फैक्टर्स अगर हैं तो वो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हो सकता है। उसमें ये मेंशन नहीं करा हुआ था कि वो नंबर कुछ और ही होना चाहिए जो हमने अभी तक पढ़ा था 9th क्लास तक। अगर आपको क्लियर नहीं करा हो किसी ने, अगर पहले ही क्लियर करा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो नंबर जो तीसरा नंबर है वो कुछ और ही होना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए। अगर पिछली क्लासेस के बेस पर देखें तो 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आप अभी मैंने बताया उसको 1, 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स इट हैज सो मेनी फैक्टर्स। तो क्या वो कंपोजिट नहीं होगा? नहीं, वो कंपोजिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है कि 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा तीसरा कोई नंबर उसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये कई बार लैंग्वेज में थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन, जब ये प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पाते या नहीं किया जाता कि वो तीसरा फैक्टर कुछ और ही नंबर होना चाहिए, वो 1 इटसेल्फ नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से ना तो हम इसको प्राइम में कंसीडर करते हैं ना ही कंपोजिट में, बिकॉज ये प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज को शो करता भी है लेकिन उसी को कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है। और सेम थिंग गोज टू कंपोजिट नंबर, कि वो कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है लेकिन उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है। तो हम इसलिए उसको ना तो प्राइम में कंसीडर करते हैं और ना ही कंपोजिट में। तो 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। आप जब भी प्राइम और कंपोजिट की बात आए, प्लीज डोंट मिक्स अप विद इवन एंड ऑड। होता है ऐसा, कंफ्यूजन हो जाता है, इवन और ऑड पूछते हैं तो उसमें भी आप इसको मिक्सअप कर लेते हैं। तो प्राइम और कंपोजिट की जब भी बात आएगी तो 1 को तो रूल आउट पहले ही कर दो कि 1 तो होगा ही नहीं। और तब भी इतना बोलने के बाद भी आप ऐसी गलती मोस्टली करते हो कि जब ये क्वेश्चन आता है 15th चैप्टर में, जिसमें प्रोबेबिलिटी में स्क्वायर नंबर या फिर प्राइम नंबर्स या फिर ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि 1 को काउंट करें या ना करें। ऐसा होगा, एवरी ईयर आई फेस दिस प्रॉब्लम। आप सभी से ही जो पहले क्लियर होते हो आप सभी की, हाँ भी 1 प्राइम नहीं है ना ही कंपोजिट है, बट लास्ट में जाके फिर से आप कंफ्यूज हो ही जाते हो। तो प्लीज जब भी कंपोजिट और प्राइम लिखा है तो 1 को बिल्कुल भूल जाओ कि 1 तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फाइन। दूसरी बात, जब आप किसी के प्राइम फैक्टर्स लिखते हो, जैसे आप एलसीएम जिसको बोलते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जैसे 12 के फैक्टराइजेशन करा आपने, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो दैट विल बी 2 into 2 into 3। फाइन। जब आप उसको प्रॉपर वे से वो लाइंस ड्रॉ करके उसके फैक्टर्स निकालोगे तो वी डू नॉट मेंशन 1 और राइट 1 इन दैट, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स एज अ फैक्टर शो करेंगे। तो दैट्स वाई हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी 1 नहीं लिख कर आना है आपको। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ध्यान रखना, नोट करना चाहते हो जिस जिसने बोला था कंपोजिट एंड जिसने प्राइम बोला था, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इवन ना तो प्राइम की कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करता है बट उनको कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है। इसके 2 फैक्टर है, एक खुद है, एक ये अपनी टेबल में आता है, लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। हम अगर इसको फैक्टराइज करके लिखते हैं 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1, ऐसे इनफाइनाइटली ये चलता चला जाएगा। तो दैट्स वाई हम इसको प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते। और कंपोजिट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स तो है लेकिन कोई तीसरा नंबर इसका फैक्टर नहीं है। ये सिर्फ एक ही फैक्टर इसका 1, और वो बहुत कई बार आता है। तो ये कंपोजिट नंबर है भी, लेकिन ट्रू उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है कि इसका तीसरा कोई नंबर फैक्टर नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर इट एज अ कंपोजिट एज वेल। सो 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी प्राइम और कंपोजिट आए 1 को भूल जाओ। Now let's move to another one, smallest prime number। smallest prime number क्या होता है, इसमें भी बहुत गड़बड़ करते हैं। बिकॉज क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बताओ। ओके, यस, करेक्ट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। यस। इसमें गड़बड़ क्यों करते हैं, क्योंकि प्राइम के नाम से कई बार दिमाग में आ जाता है, उसको मिक्सअप हो जाता है कि प्राइम एंड इवन, प्राइम एंड ऑड, सॉरी, प्राइम नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ये मिक्सअप हो जाता है जिसमें हम फिर 3 को लिख देते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जबकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। और
ओनली इवन प्राइम नंबर अगेन 2 ही है, सिर्फ 2 ही एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, वो हमेशा कॉम्पोजिट नंबर होता है। फाइन। एंड और भी कुछ है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। यस। ओके, आई होप 4 सिर्फ इसके लिए लिखा है सबने, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसका आंसर नहीं लिखा है बिकॉज क्वेश्चन से पहले ही आंसर 4 लिखा गया, तो प्लीज डू नॉट मिक्स अप विद दिस वन। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? 3। करेक्ट। फाइन, गुड। तो ये क्लियर रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इससे और क्या कंफ्यूजन होगा इन वाले क्वेश्चंस में या इनसे रिलेटेड, वो अभी आगे कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब उसमें तुम कभी कभी लिखा होगे उससे। गुड। यस, यस नित्या। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, 1 मार्कर में आ जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का। देखो, प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं। प्राइम फैक्टर्स एक्चुअली जो प्रॉपर वे है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का किसी एक नंबर का, वो फैक्टर ट्री होता है। हम उसको ये लाइंस ड्रॉ करके जो बनाते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। फैक्टर ट्री पहले चलता था, अब भी चलता है। अगर प्रॉपर वे में आप आंसर देना चाहते हो तो सिर्फ इसका कि अगर आपका क्वेश्चन आया फाइंड द या राइट फॉलोइंग नंबर इन इट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, तो आप उसके जो फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे वो फैक्टर ट्री से फाइंड आउट करोगे तो बेटर रहेगा। गलत नहीं करा जाएगा, बट प्रॉपर वे यही होता है कि आप फैक्टर ट्री का यूज करें। फैक्टर ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 और 2 मार्क्स में, जिसमें मिसिंग टर्म्स होती हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है, विच इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक। बट फिर भी फैक्टर ट्री में क्या होता है, इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, देन द नंबर व्हिच डिवाइड्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर व्हिच हैज बीन डिवाइडेड। ये आप सबको पता है कि अगर कोई नंबर, छोटा नंबर किसी बड़े दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली बिना किसी रिमाइंडर के, यहाँ पे 0 को रिमाइंडर कंसीडर नहीं कर रहे हम, बिना किसी रिमाइंडर के, तो वो नंबर जिससे हमने डिवाइड करा यानी कि डिवाइजर, वो फैक्टर होगा किसका? डिविडेंड का, दूसरे नंबर का। ये सबको पता है। तो फैक्टर ट्री में यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है कि 2, 3, 6 एंड 12 ये सारे के सारे फैक्टर हैं किसके? 24 के। 24 के फैक्टर्स हैं, तो अगर हमें फाइंड आउट करने को है कि 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो या प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखो, फॉर्म में लिखो, तो व्हाट वी डू, पहले 24 इसको हमने डिवाइड करा किससे? सबसे छोटा आप प्राइम नंबर लोगे 2, 2 से हमने डिवाइड करा तो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। देन 12 को अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि इस साइड में हमेशा प्राइम नंबर्स ही होंगे आपके। फाइन, तो 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 6। फिर 6 को अगेन 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 3। जब यहाँ पर 3 आ जाएगा, अगर आपके दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं तो आप उसको आगे सॉल्व नहीं करोगे। प्लीज डोंट डू कि यहाँ 3 1 जा 3, 3 और यहाँ पे 1 लिख दो, बिकॉज 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम जब ये स्टेप आएगा जहां पर आपके दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे तो वहीं पर आप स्टॉप कर दोगे उसको, उसको आगे 3 1 जा 3, जो कि आदत है हमारी, हम करते हैं, मैं भी कर देता हूँ, 3 1 जा 3 लास्ट में हम लिखते ही लिखते हैं कि लास्ट में 1 आ जाता है। वो नहीं करना है आपको, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं और 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे और फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पावर्स के फॉर्म में। अभी तक आप लिख के आते थे, आपके जो फैक्टर्स होते थे 2 इंटू, अगर 24 के फैक्टर्स पूछे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिखते थे, बट आपको पावर्स की फॉर्म में लिखना है। पावर्स की फॉर्म में फैक्टर ऑफ 24 होंगे आपके 2 की पावर 3 इंटू 3। ये आपका एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम कहलाता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि राइट 24 एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम।
यानी प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में आपको इसको शो कराना है। तो दिस विल बी नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर। आपको अगर इसको प्रॉपर आंसर देना है तो इस वे में देना है। फाइन, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 2 की पावर 3 into 3, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं मोस्टली कि वो यहाँ पर एक नंबर दे देंगे, यहाँ दे देंगे, बीच में मिसिंग टर्म्स होंगी तो आपको फाइंड आउट करनी होगी। इजी सा होगा, अगर ये मिसिंग है तो ऑब्वियसली 2 3 या 6 आएगा। अगर ये मिसिंग है और यहाँ पे 12 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे 24 है तो 24 को 12 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आप कर सकते हो, आई एम श्योर। असाइनमेंट दूंगा तो उसमें मैं 1 2 क्वेश्चन दे दूंगा, तो ये 1 मार्कर और 2 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन। फैक्टर ट्री बुक में भी है ये, अगर आप देखोगे फैक्टर ट्री मेंशन है उसमें। स्कूल में आई डोंट नो किसी को कराया या नहीं कराया, किसी के स्कूल में कराया फैक्टर ट्री। कई बार टीचर्स इसको स्किप कर जाते हैं, वो सीधे वो लाइंस वाला मेथड बताते हैं। हाँ, तो ये फैक्टर ट्री ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। बोर्ड्स में इसके क्वेश्चंस आए हैं कई बार, आई डोंट नो क्यों नहीं कराया टीचर्स ने, बट बोर्ड्स में कई बार आते हैं और स्पेसिफिकली कई बार लिखा भी आता है यूजिंग फैक्टर ट्री फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो फैक्टर ट्री में आपको ये यूज करना है। हाँ, जूनियर क्लासेस में किया था, जूनियर क्लासेस में करवाया था, तो इसको अब ध्यान रखना है कि फैक्टर ट्री अगर लिखा है या फिर सिर्फ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है किसी एक स्पेसिफिक नंबर के, तो बेटर टू यूज दिस मेथड। इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा बोर्ड के टीचर पे, एग्जामिनर पे, जो आपको, वो एग्जामिनर नहीं सॉरी, जो आपको चेक करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर ट्री। हाँ, मैंने कराया था पहले छोटी क्लास में, आई थिंक 8th में 7th में। तो इजी था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, किसी को आई होप कि कुछ नहीं पूछना होगा इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है आपका एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको पहले से ही आता है, बट प्लीज डू नॉट यूज दोज की जो कॉमन होते हैं उनको हम ले लेते हैं, एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अपना लेवल और स्टैंडर्ड थोड़ा सा रेज करोगे एंड यू विल फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टर्स तो करोगे, बट उस उनको पावर्स के बेस पर रिकॉग्नाइज करना सीखोगे कि पावर्स के बेस पर हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। पावर्स के बेस पर अभी क्लियर हो जाएगा। एचसीएफ आपको पता है क्या होता है? एचसीएफ होता है 2 और मोर नंबर्स का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप कहते हो कि हम कॉमन ले लेते हैं, जो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। बट सही इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ध्यान रखना यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि किसी भी, अगर ये दो नंबर्स दिए हुए हैं तो इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उसको इन्वॉल्व करेंगे हम एचसीएफ फाइंड आउट करने में। अभी एग्जांपल दूंगा तो उसमें समझ आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर एचसीएफ सॉरी, एचसीएफ में हमने मान लो 120 और 36 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसके फैक्टर्स करे इसके फैक्टर्स करे और उसमें से ये ऐसे गोल गोल लगा के कॉमन निकाल दिया और उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। वो ऑब्वियसली छोटी क्लासेस का स्टैंडर्ड था, आप थोड़े से 10th में हो तो थोड़ा सा आप रेज करोगे स्टैंडर्ड, तो आप इनके फैक्टर्स को पहले पावर्स की फॉर्म में लिखोगे। 120 के फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, ये फैक्टर्स आप कैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करने का है। डजंट मैटर आप ट्री का यूज करो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए या फिर ओरली करो, अगर ओरली पता है आपको तो ओरली कर सकते हो। और फिर हमारे पास आते 36 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ध्यान रखना प्राइम फैक्टर्स हैं और इसमें 1 नहीं लिखोगे कभी भी, 1 कभी भी मेंशन नहीं करना है, भूल कर भी नहीं। So 36 के factors 2 की power 2 which is 4 and 3 की power 2 which is 9, 4 9 के 36। Now HCF find out करने के लिए according to this definition हम common prime factors, देखो इसमें common prime factors कौन कौन से हैं, एक तो 2 है और एक 3 है, 5 नहीं है common।
तो हम 2 और 3 को कॉमन लेंगे, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर्स को, जो उनकी लीस्ट पावर होगी, सॉरी, लीस्ट पावर को हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमने लिया 2 की पावर 2, लीस्ट पावर इसकी आई, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नहीं है, लीस्ट पावर आएगा 2 की पावर 2। ये जो कॉमन थे, यहाँ पर कॉमन 2 और 3 थे, तो हमने पहले 2 और 3 लिख लिया। फिर इनमें देखा कि लीस्ट पावर कौन सी है, 2 की लीस्ट पावर 2 है तो 2 की पावर 2 लिया, और 3 की लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो हमने इसकी पावर को 1 लिया, और इससे हमें आंसर मिला 12। तो दिस इज हाउ पावर्स अगर दी गई है आपको, पावर्स की फॉर्म में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है थोड़ा बहुत, और उससे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो यू विल नोट डाउन पहले उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स, 2 और 3 कॉमन थे, और फिर उनकी लीस्ट पावर लगा दोगे। यहाँ पर 2 की लीस्ट पावर 2 थी और 3 की लीस्ट पावर 1 है। दैट विल बी योर एचसीएफ। ओके, ऐसे ही फिर एलसीएम आता है। एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, ये यहाँ आना चाहिए था एक्चुअली। LCM of two or more numbers, product of greatest power of each prime involved। प्लीज ध्यान दो, यहाँ पर each कॉमन प्राइम फैक्टर था, यहाँ पर each प्राइम फैक्टर है। यहाँ पर हमें सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने थे, यहाँ पर हमें सारे ही फैक्टर्स लेने हैं जो भी इन्वॉल्व हैं, उन दोनों नंबर्स, दोनों या तीनों नंबर्स, जितने भी नंबर्स का आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो, उनके सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को आप कंसीडर करोगे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन यही दो नंबर है 120 और 36। अब इनका एचसीएफ एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम के लिए हमने इनके प्राइम फैक्टर्स करे। अब हम पहले लिखेंगे कि इसमें जो सारे कॉमन सारे प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं। देखो 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, इसमें 2 और 3 है, तो जो कॉमन है वो तो एक ही टाइम लिखोगे। 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है और 5 भी यूज हो रहा है, तो 2, 3 एंड 5 दीज आर द ओनली फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन दोनों के प्रोडक्ट में, प्राइम प्रोडक्ट में। और फिर उसके बाद में हम इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी हर एक प्राइम फैक्टर की, उसको यूज करेंगे। 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो 3 की पावर 2 लेंगे। 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है तो 5 को 5 लेंगे। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे जब सॉल्व करके तो आंसर आ जाएगा 360। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। ओके, पावर्स के बेस पर ध्यान रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वेरिएबल से रिलेटेड। वो यहाँ पर नंबर्स नहीं देंगे, वो वेरिएबल्स दे देंगे कि x की पावर 3 और y की पावर 5 है, और दूसरा नंबर x की पावर 10 और y की पावर 3 है। इस तरह से कुछ एक्सप्रेशंस दे देंगे और फिर पूछेंगे कि इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो सिंपली आपको अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो कॉमन जो वेरिएबल्स हैं उन्हें लिखोगे और उनकी लीस्ट पावर्स को लिखोगे। और अगर एलसीएम निकालना है तो जो सारे ही आपके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड जो भी यूज हो रहे हैं वो लिखोगे, और उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको मेंशन कर दोगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी पूछो अगर है तो। क्लियर है सबको? यस, गुड, फाइन। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते। प्लीज ये ध्यान रखना इनको कि एचसीएफ एलसीएम मैंने अगर ऐसे बोले आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो आप प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स ओनली, सो दैट कि आपको आगे जाके आदत पड़ जाए इसकी धीरे धीरे, कि आप पावर्स के बेस पर ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करें, ना कि वो सारे फैक्टर लिख के उन्हें ऐसे गोले लगा लगा कि ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, उनको लिख लो। डोंट डू दैट। सो इसके बेस पर हम आई थिंक अब एक्सरसाइज होगी ना, रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, रिलेशनशिप क्या होती है एचसीएफ और एलसीएम की? एक तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स की एचसीएफ और एलसीएम की रिलेशनशिप बोर्ड के पर्पज से आपको करनी है। जो 3 नंबर्स की रिलेशनशिप बुक के चैप्टर के लास्ट में दे रखी है उसको आप अवॉइड ही कर दो, बिकॉज एक तो वो बहुत लेंथी फॉर्मूला है, और दूसरा 3 नंबर्स का रिलेशनशिप को प्रूव करना कभी भी बोर्ड्स में नहीं आता है। स्टिल अगर आप करना चाहो तो इसको समझने के बाद आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, बट वो बहुत लेंथी फॉर्मूलाज है। आई डोंट थिंक, आई एम श्योर कि वो बोर्ड्स पे नहीं आते हैं।
तो रिलेशनशिप क्या होती है एचसीएफ और एलसीएम की? कंसीडर करो वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी और इनका कुछ एचसीएफ और एलसीएम है, तो हमें उनकी रिलेशनशिप बतानी है। उनकी रिलेशनशिप क्या होती है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, सिर्फ ये दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई होगा, ये तीन नंबर्स पे या उससे ज्यादा नंबर्स पे अप्लाई नहीं होगी रिलेशनशिप। प्लीज ध्यान रखने, क्वेश्चन आ जाता है कि विल दिस रिलेशनशिप अप्लाई ऑन थ्री डिजिट्स या थ्री नंबर्स ऑल्सो? तो नहीं, ये सिर्फ दो नंबर्स पे अप्लाई करेगी कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ही होगा हमेशा। अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो फिर आपने क्वेश्चन गलत करा है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ एलसीएम अगर निकालोगे और उनका प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा उन बोथ ऑफ दोज नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी से हमें फिर ये एक और फॉर्मूला मिलता है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दिया है और दो नंबर्स दिए हुए हैं या उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसको यूज करके आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो और ऐसे ही एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो। ये इसी से आगे फर्दर इम्प्लाइड हुआ है, तो इसका यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन है भी इसमें एक्सरसाइज में, उसमें आई थिंक एचसीएफ दिया हुआ है, दो नंबर्स दिए हुए हैं और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली। नाउ एचसीएफ, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है और लास्ट 3-4 ईयर्स से काफी आ रहा है कि वो आपको कोई दो नंबर दे देंगे, इस पहले लाइन को समझ लो कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो आपका एचसीएफ होगा, अगर दो नंबर्स का एचसीएफ आपने फाइंड आउट करा है, दो या तीन नंबर का या ज्यादा नंबर्स का, अगर उनका उनका एचसीएफ जो होगा वो हमेशा उनके नंबर्स के एलसीएम का फैक्टर होगा ही होगा। दैट मीन्स एलसीएम एचसीएफ से प्रॉपरली डिविजिबल होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ये अभी एग्जांपल है, इसमें उन्होंने पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आता है, कैन टू नंबर्स हैव 60 एज देयर एचसीएफ एंड 100 एज देयर एलसीएम? ये काफी रिपीट हो रहा है आजकल क्वेश्चन, जो प्रीवियस 2-3 ईयर्स से ये बोर्ड्स में एंड आपके प्री बोर्ड्स में बहुत आता है क्वेश्चन। तो उसमें ये लिखा होता है, आपको पूछेंगे कि क्या ये एचसीएफ हो सकता है और ये एलसीएम हो सकता है किन्हीं दो नंबर्स का, तो या किन्हीं दो या ज्यादा भी नंबर्स का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है अकॉर्डिंग टू दिस कि क्या एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल है। एग्जैक्टली मींस रिमाइंडर जीरो बचता है डिवाइड करने पर या नहीं बचता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि 60 से 100 तो डिवाइड नहीं होगा, तो उसको आप लिखोगे कैसे? यूक्लिड्स लेमा के प्रॉपर वे में लिखोगे कि 100 डिविडेंड है, इसको हमने 60 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन बनाया और रिमाइंडर क्या बचा? 40 बचा। सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, है ना, तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। सिंस 100 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60 और से 60 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 100, hence it is not possible to have these two numbers as HCF and LCM of any two numbers. So this is the answer. ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। एचसीएफ एलसीएम गिवन होंगे और पूछेंगे कि क्या ये किसी एक ही पेयर के एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर जीरो बचता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो बचने का मतलब ये नहीं है आप डेसिमल लगा के करो, विदाउट डेसिमल। फाइन, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर these are LCM or HCF of two or more numbers or not. Clear? Yes or no? Good. Okay, कौन आया? 9th क्लास के बच्चे। Good. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लीज नोट करते जाना। मैं वैसे तो जब असाइनमेंट दूंगा उसमें है ये सारे क्वेश्चन मेंशन, बट आई डोंट वांट कि आप उस वक्त ये पूछने बैठो सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए कि आप जब असाइनमेंट या फिर टेस्ट करने बैठो तो आप फेमिलियर हो वो क्वेश्चन आपसे, आप उनको देखकर समझ जाओ कि अच्छा ये उस टाइप का क्वेश्चन है या फिर इसमें हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस के टाइप्स को समझना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाओगे, सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है जब आप क्वेश्चन पेपर करने बैठते हो या फिर स्कूल के टेस्ट देखने बैठते हो।
क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप फेमिलियर ही नहीं होते क्वेश्चन के। आपने क्योंकि हमेशा बुक में से सॉल्यूशन लिखे, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा, सेकंड का सॉल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन कभी ढंग से पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन ढंग से पढ़ने का यही अंजाम होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर उन्होंने ट्विस्ट कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो कि होगा। 10th में यही होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के कैरेक्टर्स, क्वेश्चन में जो नेम्स यूज हुए हैं वो सेम होंगे जो आपकी बुक में दिए होंगे, लेकिन उसकी स्टेटमेंट ऐसे ट्विस्ट करेंगे, उसमें कुछ और पूछा होगा और आप सोचोगे अच्छा ये तो क्वेश्चन वो वाला है, बुक वाला है, और बस हो गया काम। ऐसा होता है, बहुत होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और समझना सीख जाओगे तो आई कैन अश्योर यू कि आप सॉल्यूशन निकालना भी सीख जाओगे। जब आप सारे बेसिक्स समझ जाओगे हर चैप्टर के, तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप ध्यान से क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो कि उसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हो, कौन से चैप्टर की प्रॉपर्टीज, कौन से थ्योरम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ ये पढ़ा कि ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, देखकर आपको लगा ये तो थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, और आप उसको वैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो ऐसा मत करना कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को रटो, क्वेश्चन को समझना सीखना। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम आ गया। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम दोनों दिए हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। वो ये देखते ही नहीं कि इसमें एक्चुअली पूछा क्या है। वो ये देखते हैं 100 और 60, एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं, उन्हें लगता है इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, और वो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और उससे आंसर आता नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट देन उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो पहले ही। चलो आज मैं बस इतना ही वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है, हाँ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वाली क्लास, नेक्स्ट वाले सेशन में। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने आपको बताया कि हम अलग से सेशन करेंगे संडे को प्रोबेबली, तो उससे पहले सब कुछ बाय कर लो, बात मत सुनो, है ना। और साइंस की क्लास कल है, जो जो साइंस में आ रहे थे चंद्रलोक और गौरव सर से जो भी पढ़ रहे हो, तो साइंस की क्लास कल वही 6 o'clock होगी। सर ने कोई होमवर्क अभी तक तो मुझे फॉरवर्ड नहीं करा है, अगर कुछ करेंगे तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। फाइन। सो 10th वाले स्टूडेंट्स में लीव नाउ। हैव अ नाइस इवनिंग एंड बाय।